Assalamu alaikum viewers, I'm your host and today my topic is Introduction to Psychodynamic Perspective. So let's start with our topic. Sigmund Freud was an American neurologist and also known as the father or founder of psychoanalysis. सिगमंड फ्रॉयड एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी में बहुत सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज प्रेजेंट की। साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा किरदार है साइकोलॉजी में, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस या फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि साइको एनालिसिस को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। Freud's theories were psychoanalytic, whereas the term psychodynamic refers to both his theories and those of his followers. फ्रॉइड्स को जो फ्रॉइड्स की थ्योरीज थी वो साइको एनालिसिस कहलाती हैं, लेकिन फ्रॉइड्स की थ्योरीज और उसके साथ उनको फॉलो करने वाले जो बाकी साइकोलॉजिस्ट से जिन्होंने उनको फॉलो किया और अपनी कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में दी, जिन्होंने अपनी जो है मजीद थ्योरीज पेश की फ्रॉइड को फॉलो करते हुए, न्यू फ्रॉडियंस जिन्हें बोला जाता है। तो न्यू फ्रॉडियंस और फ्रॉइड्स की जो थ्योरीज हैं उनको इकट्ठा जब मिलाया जाता है तो उसको हम लोग साइकोडायनामिक बोलते हैं। साइको एनालिसिस सिर्फ फ्रॉइड्स की थ्योरी है, लेकिन साइकोडायनामिक बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें न्यू फ्रॉडियंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं और फ्रॉइड्स की थ्योरीज भी हैं। फ्रॉइड साइको एनालिसिस इज बोथ थ्योरी एंड थेरेपी। फ्रॉइड्स की जो साइको एनालिसिस है ये थ्योरी भी है और इसके अलावा ये थेरेपी भी है। एंड हिज थ्योरीज आर क्लिनिकल ड्राइव्ड, और ये क्लिनिकल ड्राइव भी हैं क्योंकि फ्रॉइड्स ने अपने जो साइकेट्रिक प्रैक्टिस थी उसकी ड्यूरिंग जो उन्होंने डिफरेंट लोगों को ट्रीटमेंट लोगों का किया, उसके ड्यूरिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किए, लोगों से क्वेश्चंस किए, लोगों ने उनके आंसर्स उन्हें दिए, तो उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये थ्योरीज पेश की। और ये क्योंकि क्लिनिकल ड्राइव थी, यानी कि उन्होंने लोगों पर इलाज करते करते ही उन्होंने इन थ्योरीज को पेश किया। अब साइकोडायनामिक थ्योरी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि साइकोडायनामिक थ्योरी बेसिकली किस चीज़ पर बेस करती है। साइकोडायनामिक थ्योरी स्टेट्स दैट इवेंट्स इन आवर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर एडल्ट लाइव्स, कि जो हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उसका हमारी एडल्ट लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमारी लाइफ पर असरअंदाज होती है वो चीज़। शेपिंग आवर पर्सनैलिटी, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करता है। दोज इवेंट्स कैन रिमेन इन अनकॉन्शियस, और कोई ना वो जो हमारे बचपन में इवेंट्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह जाते हैं एंड कॉज प्रॉब्लम्स एज एडल्ट्स, और हमारी एडल्ट लाइफ पे कोई ना कोई वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को मुतासर करता है वो एडल्ट लाइफ में। अच्छा, अब साइको एनालिसिस इमर्ज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? स्टोरी इसकी ये है कि फ्रॉइड जो थे वो डॉक्टर जोसेफ ब्रोर के असिस्टेंट थे। डॉक्टर जोसेफ ब्रोर के पास एक पेशेंट आती थी, एना ओ उनका नाम था, और वो उनके अनकॉन्शियस में कोई ना कोई मेमोरीज ऐसी थी, स्टोर थी, जो कि बार बार उन्हें डिस्टर्ब करती थी उनके एडल्ट लाइफ में। बार बार उसका ज़ाहिर है, हम कह रहे हैं ना कि एडल्ट लाइफ में उसका असर पड़ता है। तो उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में कोई ना कोई ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन वो अपने मसाइल को बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनके अनकॉन्शियस में स्टोर थे, और जो चीज़ अनकॉन्शियस में रह जाती है उसको अगर हम लोग बार बार रिकॉल भी करते रहें तो वो हमें याद नहीं आती। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं आती, हम उसे रिकॉल नहीं कर सकते, हम उससे अनअवेयर होते हैं। तो वो पेशेंट, उसको काफ़ी सारे मसाइल थे मगर वो अपने मसाइल बता नहीं पा रही थी डॉक्टर जोसेफ ब्रोयर को। और डॉक्टर जोसेफ ब्रोयर ने क्या किया कि फ्रॉम 1800 टू 1882 सफ़र्ड फ्रॉम हिस्टेरिया, कि वो जो उनकी पेशेंट थी 1882 तक वो मतलब इसका वो इलाज करते रहे, मगर वो उसकी उस डिज़ीज़ को पकड़ नहीं पाए, उसका मतलब उसे फाइंड नहीं कर पाए कि आखिर ये मसला क्या है। तो फिर जब इसका इलाज किया गया, इस पेशेंट का जब इलाज किया डॉक्टर जोसेफ के असिस्टेंट सिगमंड फ्रॉइड ने, तो उन्होंने इस पेशेंट के इस डिज़ीज़ को नाम दिया हिस्टेरिया का, कि इस पेशेंट को हिस्टेरिया का डिज़ीज़ है, हिस्टेरिया की बीमारी है इसे, जो कि इनके अनकॉन्शियस की वजह से है। यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इनके अनकॉन्शियस में है और वो बार-बार इन्हें डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, अब और क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस थी साइको एनालिसिस में फ्रॉइड्स की, हम वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि इन 1895 ब्रॉयड एंड हिज असिस्टेंट सिगमंड फ्रॉइड रोट अ बुक स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया। 1895 में ब्रूअर, डॉक्टर जोसेफ ब्रोर और उनके जो असिस्टेंट थे सिगमंड फ्रॉइड, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम था स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया। और ये स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया जो बुक लिखी गई थी, ये जो इनकी पेशेंट थी एना ओ, इन्हीं की डिज़ीज़ को स्टडी करते हुए हिस्टेरिया का नाम उसे दिया था क्योंकि उस बीमारी को, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी के मुताबिक इन्होंने एक ये बुक लिखी और इसका नाम था स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया। In 1900, Freud published his first major work, The Interpretations of Dreams.
अच्छा, 1900 में फ्रॉइड ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स व्हिच एस्टैब्लिश्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइको एनालिटिकल मूवमेंट, जिसकी वजह से जब इसको पब्लिश किया गया तो वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि जिसकी वजह से साइको एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। फ्रॉइड बिलीव दैट द माइंड इज़ लाइक एन आइसबर्ग। फ्रॉइड का ये कहना था कि इंसानी जो दिमाग है, इंसान को जो माइंड है, वो एक आइसबर्ग की तरह है। उसका जो कॉन्शियस वाला पार्ट है, यानी कि कॉन्शियस क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए हम पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हों, हम मेंटली अवेयर हों कि हाँ, ये काम होना है, कुछ टाइम बाद ये काम हो जाएगा। जिस तरह के स्टूडेंट्स को अपने क्लास का टाइम टेबल पता होता है कि अभी कुछ टाइम बाद हमारी क्लास है, तो क्या है कि वो चीज़ उनके अनकॉन्शियस में स्टोर हो गई है कि उन्हें मेंटली वो अवेयर है, उन्हें पता है कि उनकी क्लास होनी है ऐसे इस टाइम पे। तो ये जो कॉन्शियस वाला पार्ट होता है, फ्रॉइड का ये कहना है जो कॉन्शियस वाला पार्ट होता है, ये समझे पानी के ऊपर जिस तरह आइसबर्ग होता है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है कॉन्शियस वाला, कि जो हमें मतलब विजिबल होता है। द विजिबल पार्ट ऑफ आइसबर्ग फ्लोट्स अबव द सर्फेस, जो कि सर्फेस से ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, और ये क्या है, विजिबल पार्ट है इंसान के माइंड का, जिसके बारे में इंसान मेंटली अवेयर होता है। सेकंड जो पार्ट है वो है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस होता है कंटेन्स इन्फॉर्मेशन विच कैन वॉलेंटरली बी ब्रॉट टू अवेयरनेस। प्री कॉन्शियस में यानी कि ये दरमियान वाला पार्ट है आइसबर्ग का ना। कॉन्शियस वो होगा जो विजिबल होगा, प्री कॉन्शियस वो होगा जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत पानी के नीचे है, छुपा हुआ है, सही से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको अगर हम थोड़ा बहुत जहन पर अपने दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर डालें, उसको याद करने की कोशिश करें, तो हम उसे याद कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं थोड़ा बहुत जहन पे अगर जोर डाला जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने रात को खाने में क्या खाया, अगर आप थोड़ा-सा, आपसे कोई पूछे ये बात, तो आप थोड़ा-सा अपने ज़हन पे ज़ोर डालेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद ये बात याद आ जाएगी कि आपने रात को खाने में क्या खाया था। वो चीज़ आपके प्री कॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। यानी कि आप अपने ज़हन पे थोड़ा बहुत ज़ोर डालते हो, उसे याद करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ आपको याद आ जाती है। थर्ड जो पार्ट है इंसान के माइंड का, वो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी जिसके बारे में हम बिल्कुल भी मेंटली अवेयर नहीं होते। कंटेन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज ऑफ विच अ पर्सन इज अनअवेयर। यानी ऐसी थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी मेमोरीज जिसके बारे में इंसान मुकम्मल तौर पर अनअवेयर होता है, जिसको अगर हम याद करने की कोशिश करें तो वो हमें याद नहीं आते, चाहे जितना भी उनको रिकॉल किया जाए वो कभी भी हमें याद नहीं आते। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यही तक था। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, and please look forward to our next video and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys.